नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं जुर्म की दुनिया के नायाब किस्से खबरिया चैनल पर। ये बात है सन 1997 की। 26 मई की सुबह दिल्ली के पौष इलाके अशोक विहार के ई ब्लॉक में मकान नंबर 190 में 4 कत्ल हुए। उनमें एक थे मोहनलाल छाबड़ा, जिनकी उम्र 55 साल थी। उनकी पत्नी स्वतंत्र छाबड़ा 47 साल जिनकी उम्र थी। इनका इकलौता बेटा था बेटा था गौरव, जिसकी उम्र थी 24 साल, और इकलौती ही बेटी थी विभा 20 साल। चारों की पुलिस मौके पर पहुंची। हम भी मौके पर पहुंचे। देखा तो खिड़कियों की जो चटकनी थी वो टूटी हुई थी। कोई अंदर से दाखिल नहीं हुआ। यह एंट्री पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में सामने आ गई कि मकान के अंदर जबरन एंट्री की गई है। खिड़कियों की चटकनी टूटी हुई थी और खिड़की के जरिए ही आदमी अंदर दाखिल हुए। चारों की कनपटी पर जो चारों कत्ल किए गए थे, उनकी कनपटी पर चोट के निशान थे। एक ही चोट का निशान था। चारों की लाश पर एक एक ही चोट के वार थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। चलती रही। फॉरेंसिक टीम ने मौके का मुआयना किया। स्पॉट से जो जो सबूत हो सकते थे वो उठाए गए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद क्राइम ब्रांच को यह मामला सौंपा गया। तफ्तीश चलती रही, लेकिन वारदात का कोई सुराग लगने को तैयार नहीं था। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर कत्ल की ये 4 वारदात थी, एक ही परिवार के 4 कत्ल। जाहिर सी बात थी, मीडिया में उछलना लाजमी था, और हर रोज इस मर्डर का फॉलोअप अखबारों में हो रहा था, मीडिया में हो रहा था। पुलिस पर प्रेशर भी था। मामला स्पेशल सेल को सौंपा गया। स्पेशल सेल भी इसमें लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई थी, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी। अपने अपने तौर पर हर आदमी इसका सुराग लगाने की कोशिश कर रहा था। इलाके के बैड एलिमेंट, दिल्ली शहर के बैड एलिमेंट अलग अलग जगहों से उठाए गए। सख्ती से लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन नतीजा कोई सामने नहीं आया। पुलिस को एक शक था कि हो सकता है कि इसमें पारदी गिरोह का हाथ हो। पारदी गिरोह की भी बस्तियां तलाशी गई। पारदी गिरोह के लोग अक्सर दिल्ली शहर में आसपास झोंपड़ियां डालते हैं, वहां रहने लगते हैं। तलाशा गया, दिल्ली के आसपास पारदी लोगों की कोई झुग्गी बस्ती भी नहीं थी जहां वो डेरा डाले हों। तो पारदी, लेकिन एक एंगल था, एक शक था पुलिस को कि इस तरह की जो वारदात है, सर पर वार करने की जो वारदात है, ये पारदी गिरोह के लोग ही करते हैं। अब पारदी गिरोह पर एसीपी हुआ करते थे दिल्ली पुलिस के ही। अब उनका मर्डर हो चुका है, इस दुनिया में नहीं है। राजवीर सिंह ने इस तफ्तीश को, पारदी गिरोह के जो लाइन थी, इसको लंबा खींचा। और पारदी गिरोह की जो पारदी लोग जो हैं, वो ज्यादातर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के आसपास बसे हुए हैं। राजवीर सिंह ने एक टीम को मध्य प्रदेश भेजा, और वो बड़े इत्मीनान से
सूंघ काटे हुए अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही थी। महीनों वहां पड़े हुए हो गए एक टीम को पुलिस की। वहीं से एक सुराग हाथ लगा कि हाँ, दिल्ली में एक वारदात हुई है। ये जो वारदात हुई थी, जो 4 कत्ल हुए थे, यहां से कैश और नकदी भी गायब थी ये लूट की वारदात। लूट के लिए हत्या की गई थी। चूंकि दिल्ली पुलिस ने कुछ मुखबर, इससे पहले भी दिल्ली में वारदात की थी पार्टी गिरोह के लोगों ने, तो दिल्ली पुलिस ने अपने कुछ मुखबर पारदी बिरादरी के लोगों में भी पैदा कर रखे थे। वहीं से उनके पास मुकम्मल जानकारी तो नहीं थी, लेकिन एक उड़ती उड़ती जानकारी थी कि दिल्ली में एक 2 लोग हैं, एक का नाम है गोवर्धन और एक का नाम है जनोई। ये दिल्ली की वारदात में शामिल थे और कुछ महीने पहले इन्होंने दिल्ली में वारदात की थी। पुलिस ने टीम मिलाई और अलग अलग जगह से, गोवर्धन की उम्र लगभग 30 साल थी और जनोई की उम्र लगभग 28 साल थी। इन दोनों को दिल्ली पुलिस ने उठा लिया, दिल्ली ले आई, सख्ती से पूछताछ की, 3rd डिग्री इस्तेमाल की, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा हमने नहीं हुआ कुछ, कोई रत्ती बराबर भी कोई क्लू देने को तैयार नहीं थे ये लोग। और ये इस वारदात में शामिल थे, ये तो कतई इकरार नहीं कर रहे थे। ये दिल्ली पुलिस आसानी से, दिल्ली पुलिस को पहले तजुर्बा था इस बात का कि पारदी गिरोह के जो लोग हैं आसानी से उगलते नहीं है, पिटते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, पुलिस का बेवकूफ और बनाते हैं। जब पुलिस ने इन दोनों से पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो ये इतना भोला बनते हैं। गोवर्धन का कहना था कि वो 2 साल का है और जो जनोई था वो कहता था मैं 5 साल का। यानी इतना बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं ये पुलिस का कि ये बताते हैं कि हम कुछ जानते ही नहीं है। पुलिस ने, राजवीर सिंह ने हार थक गए तो जो इनका मुखबिर था उसको बुलाया कि भाई आखिर ये कैसे टूटा है। मुखबिर की पक्की सूचना थी कि उसे मालूम है कि ये दोनों दिल्ली की किसी वारदात में शामिल थे और लूट का माल ले गए हैं। जश्न मना था अक्सर, अभी मैं आगे बताता हूं कि क्या क्या करते हैं। तो वो जो मुखबिर था उसने एक पते की बात बताई राजवीर सिंह को। राजवीर सिंह ने कहा कि हर पारदी माता को बहुत मानता है, माता की पूजा करता है, और आप माता की मूर्ति ले जाकर के रख दीजिए और इन दोनों के हाथ माता की मूर्ति पर रख करके ना कसम दिला करके जब पूछताछ कीजिएगा। जाहिर सी बात कि राजवीर सिंह को यही करना था। राजवीर सिंह एक माता की मूर्त लेकर के आए, रखी, पूछताछ में बिठाया इन्हें बेटा, और दोनों के हाथ बोले इस कसम खाओ माता की। वो जो मुखबिर का फॉर्मूला था वो फिट बैठा और कसम खाने के बाद इन्होंने रत्ती बराबर झूठ नहीं बोला, पूरी वारदात को उगल दिया कि हाँ हम ही ने इस तारीख को, ये बात है 24 मई की रात को ये लोग पहुंचे थे। 7 लोग ये शामिल थे। इन्होंने सबसे पहले एक पार्क में एक पेड़ पे चढ़ के डंडे काटे, डंडे लिए और एक लोहे का एक औजार होता है इनके पास, उससे ये आसानी से दरवाजा तोड़ लेते हैं, ताकतवर तो होते हैं। इन्होंने वहां दरवाजे तोड़े और चारों की कनपट्टी पर इन्होंने ही लकड़ी के डंडे से वार किया था। इनका तरीका यही होता है कि सबसे पहले ये जो लोग होते हैं उनको मार डालते हैं, मार डालने के बाद ही लूटपाट पर उतरते हैं। हत्या करना ये सोच करके, ऐसा नहीं कि मजबूरी में हत्या करते, नहीं,
इनका इरादा ही होता है कि पहले कत्ल करेंगे, उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देंगे। यही हुआ। अशोक विहार इलाके में जो वारदात हुई थी पूरी कबूल ली गई। तब इन्होंने पूरा इनका जो कारनामे हैं, जो कारगुजारी है, मैं भी उस तफ्तीश में राजवीर के साथ, इन लोगों के साथ बैठा जब इनसे पूछताछ चल रही थी, तो इन्होंने अपने काम करने के तरीके के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि जब हम कोई मकान चुनते हैं और तय करते हैं कि आज रात को हम यहां डाका डालेंगे या डकैती डालेंगे, तो जब हम डकैती के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले माता रानी की हम पूजा करते हैं, बैठते हैं। माता रानी की पूजा करने के बाद ही काम पर निकलते हैं। लूट के जाने के लिए इनके कुंबे के जो लोग हैं, जब ये लूट पाट पर निकलते हैं, डकैती के लिए निकलते हैं, तो इनके जो परिवार के लोग हैं कहते हैं कमाई पर गया है, यानी ये कमाई बोलते हैं उसको, कमाई पर जा रहा है, तो पूजा पाठ करेगा। और जब पूजा पाठ सफल, वहां मतलब माता जी से कामना करते हैं कि सफल होकर के हम लौटें, यानी जो वारदात करने जा रहे हैं उसमें किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये कामना करके जाते हैं। और जब वारदात को अंजाम देते हैं और जब सफल हो जाते हैं तो सीधे आते हैं। बंटवारा, माल का बंटवारा करने से पहले फिर माता की पूजा होती है, उसके बाद एक दारू पार्टी होती है। दारू पार्टी में सब महिलाएं भी, परिवार की महिलाएं भी दारू पीती हैं, बच्चे भी दारू पीते हैं, और उस दिन मीट बनता है। और खास तौर से जो मुर्गे का मीट होता है उसके पंजे बनाए जाते हैं, स्पेशली तौर पर पंजे उबाल करके। ये खास इनका खाना है उस दिन का, जिस दिन ये वारदात से सफल होकर के अपने घर लौटते हैं। और जब पार्टी हो जाती है उसके बाद माल का बंटवारा होता है और लोग अलग अलग जगह चले जाते हैं। ये इनके काम करने का तरीका है जो इन्होंने अपने इकबालिया जुर्म के दौरान ये सारी वारदातें बताई। ये बताया तब जब माता रानी की जो मूर्ति थी उस पर हाथ रखकर जब कसम दिलवाई गई, तब उबला। उससे पहले इन पर 3rd डिग्री इस्तेमाल हो चुकी थी। कुछ नहीं बताया, एक लफ्ज नहीं बताया। 3rd डिग्री का आप मतलब समझते हैं कि कितनी सख्ती के साथ पूछताछ होती है। उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। नाखून तक खींचे जाते हैं, नाक से पानी चला दिया जाता है, पिडलियों पर रोलर चलाए जाते हैं। यानी 3rd डिग्री को इतना आसान नहीं कहते। 3rd डिग्री का मतलब होता है बड़ी सख्ती से पूछताछ। तो इस सख्ती से पूछताछ के बावजूद नहीं, और ये माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी भी जाते हैं। अक्सर साल में एक बार इनका बड़ी श्रद्धा के साथ ये मानते हैं माता रानी को, और वहां जाकर के जरूर पूजा करते हैं, साल में एक बार जरूर जाते हैं। ये इनके काम करने का तरीका है। लेकिन लूटपाट को और कत्ल करने की वारदात को ये बुरा नहीं मानते, जुर्म नहीं मानते। ये कहते हैं ये तो हमारा पेशा है, कमाने का धंधा है। ये सिर्फ इसको एक तरीके का पेशा मानते हैं अपने। इनकी नजरों में किसी का कत्ल कर देना कोई जुर्म नहीं है। यही वजह है कि आसानी से एक के बाद एक वारदात को अंजाम देते हैं। अब तो खैर कम हो गई है पारदी गिरोह की वारदातें, लेकिन एक जमाना था कि पारदी गिरोह के लोग बहुत ज्यादा वारदात करते थे। सबसे पहले ये उस बस्ती में जाकर के बीवी बच्चों को ले जाकर के झुग्गी डालते थे, वही रहने। और एक झुग्गी नहीं डलती थी, 10, 12, 15 परिवार के लोगों की झुग्गी डलती थी। उसके बाद जब पुलिस को पता लग गया कि यही लोग करते हैं तो इन्होंने झुग्गी डालना बंद कर दी, नया तरीका अपना लिया। इस अशोक विहार वाले मामले में भी झुग्गी बस्ती नहीं डाली गई थी। ये सीधे मध्य प्रदेश से ही यहां वारदात करने के लिए आए थे। पहले रेकी की, मकान चुना, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। आज के किस्से में सिर्फ इतना ही। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा कि अगर मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।